बचपन से ना हम सबने अपने घरों में या रिश्तेदारों के बीच एक बात बहुत ही बार सुनी है। कौन सी बात? एक बहुत आम कहावत है कि सच बोलो लेकिन हमेशा ऐसे बोलो कि किसी को बुरा ना लगे। ओ हाँ, बिल्कुल। ये तो हर किसी की परवरिश का हिस्सा रहा है। सही ना। तो एक पल के लिए अगर सोचें तो ये बहुत ही समझदारी भरी सलाह लगती है। मतलब किसी भी तरह के विवादों से बचने का एकदम अचूक नुस्खा। देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हमने आज की इस गहरी चर्चा के लिए अलग अलग स्रोतों का अध्ययन किया, खास तौर पर सोशल साइकोलॉजी की कुछ नोट्स और दार्शनिक ओशो के विचारों को एक साथ रखकर देखा, तो सच कहूं इस एक साधारण सी लगने वाली लाइन के पीछे का पूरा मनोविज्ञान काफी उलझा हुआ नजर आया। एकदम सही कहा आपने। और हमारा आज का जो मिशन है इस विश्लेषण में, वो यही समझना है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर सच को इतना नरम या कहें तो शुगर कोट क्यों करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर लगातार सच को किसी न किसी फिल्टर से गुजार कर ही बोला जाए, तो क्या हमारे वो रिश्ते कभी वाकई असली यानी ऑथेंटिक रह पाते हैं? ये काफी गहरा सवाल है और चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके निजी अनुभवों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, और मैं सोचता हूँ इसीलिए ये चर्चा इतनी जरूरी भी है। बिल्कुल। जब हम इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और फिलोसॉफिकल विचारों का एक साथ विश्लेषण करते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प बहस खड़ी होती है। हमारी बातचीत का असली मोटिव क्या होता है? क्या हम अपनी बात इसलिए कह रहे हैं ताकि सच सामने आए, या सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाले का कंफर्ट जोन बना रहे? एग्जैक्टली। और देखिए, आज हम किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस बात की जड़ तक जाना है कि हमारे महसूस करने और हमारे बोलने के बीच जो एक अदृश्य गैप आ जाता है, वो हमारे रिश्तों को किस तरह से शेप कर रहा है। तो चलिए इसी उलझन की परतों को खोलते हैं, और इस गैप को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने कल्चरल पैटर्न्स की तरफ देखना होगा। हाँ, संस्कृति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। रिसर्च नोट्स काफी साफ तौर पर बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में शुरू से ही हार्मनी और आपसी सम्मान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये हमारी सोसाइटी का एक फाउंडेशन है ना? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने बाहर से सीखी है। ये हमारी परवरिश का एक बहुत ही बेसिक हिस्सा है। बड़ों की बात मानना, किसी भी कीमत पर घर की शांति बनाए रखना, ये सब हमारे अंदर कूट कूट कर भरा गया है। और इसी तालमेल को हर कीमत पर बचाए रखने के चक्कर में एक बहुत ही अजीब सा कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप हो जाता है। कैसा स्टाइल? मतलब अगर कोई अनकंफर्टेबल सच है, कोई ऐसी बात जो शायद चुप सकती है, हाँ, या जो प्रचलित राय से अलग है, तो लोग उसे सीधे सीधे कहने के बजाय पूरी तरह से टाल देते हैं। या फिर बात को इतना घुमा फिरा कर कहा जाता है कि उसका असल मतलब ही कहीं खो जाता है। ये तो मैंने काफी बार नोटिस किया है। एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है बस। बिल्कुल। और कई बार कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस खामोशी में ही सारी असहमति दबी होती है। अगर इसको एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझें। हाँ, जरूर। मान लीजिए किसी फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। वहां किसी बड़े सदस्य ने कोई ऐसी खबर या मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जो फैक्चुअली बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज है। ओ, ये तो लगभग हर घर की कहानी है। सही में। अब ग्रुप में बैठे बाकी 10 लोगों को पता है कि यह खबर गलत है, लेकिन वहां कोई भी ये नहीं कहता कि आप गलत बोल रहे हैं। कोई भी करेक्ट नहीं करता। नहीं, सब बस वो हाथ जोड़ने वाला इमोजी भेज देते हैं या गुड मॉर्निंग का फूल वाला मैसेज डालकर बात टाल देते हैं, क्योंकि कोई भी उस खुशनुमा माहौल को खराब करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला उदाहरण एकदम सटीक है इस मनोविज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ढांचेला रिफ्लेक्शन है। सोशल साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? सोशल साइकोलॉजी इसे कलेक्टिव सोसाइटी के मनोविज्ञान से जोड़कर देखती है। हमारा देश एक कलेक्टिव सोसाइटी है, सामूहिक समाज। हाँ, यहाँ व्यक्ति विशेष की अपनी राय, उसकी इच्छाओं या उसके मैं से कहीं ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि समूह का, परिवार का या दोस्तों के ग्रुप का माहौल कैसा है। तो यानी कलेक्टिव माइंडसेट में ग्रुप की शांति एक इंडिविजुअल की सच्चाई से हमेशा ऊपर होती है। हमेशा ऊपर होती है। तो इसका मतलब हम जाने अनजाने में एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां सच से ज्यादा जरूरी बस शांति बनाए रखना है। एकदम। और लोग यही चूज करते हैं। लेकिन जब मैं इसे थोड़ा और गहराई से सोचता हूं, तो उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है जब मुझे पता है कि मुझे एक बात कहनी चाहिए पर मैं चुप रह जाता हूं? वो दुविधा क्या है? क्या हम वाकई डरते हैं? देखिए, वो दुविधा असल में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस की है। हमारे दिमाग की वायरिंग कुछ इस तरह से हो चुकी है
कि हम किसी भी तरह के टकराव को एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखते हैं। एक थ्रेट की तरह। हाँ, हमें लगता है कि अगर हमने कोई ऐसी बात कह दी जिससे सामने वाले की भावनाएं आहत हो गईं या कोई छोटी सी बहस भी शुरू हो गई, तो वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा या डैमेज हो जाएगा। तो इंसान यही सोचता है कि इस कड़वे सच को बाहर निकाल के बवाल करने से अच्छा है कि इसे अपने अंदर ही घोट लिया जाए। बिल्कुल, ताकि रिश्ते में कोई दरार ना आए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गहरे होते हैं। साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। सोशल साइकोलॉजी के जिन नोट्स पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, उनमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इन लगातार कोशिशों से हम आहिस्ता आहिस्ता ऑथेंटिक कम्युनिकेशन से कटने लगते हैं। हम सचमुच कट जाते हैं। हम बस वही बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। हम एक तरह की परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। असली बातचीत तो वहां होती नहीं। जब बातचीत ईमानदारी भरी नहीं होती तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बहुत अंदरूनी होता है। यहीं से शुरू होती है वो अंदरूनी घुटन। जब इंसान लगातार अपने असली विचारों को दबाता है तो मनोविज्ञान की भाषा में एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि आप अंदर से कुछ और महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाहर आपका बर्ताव बिल्कुल अलग है। मतलब अंदर गुस्सा है पर बाहर स्माइल कर रहे हैं। हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, हामी भर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है। आप खुद से ही एक तरह का मानसिक युद्ध लड़ रहे होते हैं। बाहर से बहुत विनम्र पर अंदर से कंफ्यूज्ड। मैं सोचता हूँ इस फ्रस्ट्रेशन का असर सिर्फ उस एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता होगा, बल्कि उस पूरे रिश्ते पर ही पड़ता होगा। असर तो हर तरफ पड़ता है। जब मैं इन नोट्स को देख रहा था तो मुझे लगा कि हम जिस हार्मनी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, असल में हम उसी हार्मनी को खोखला कर रहे हैं। बाहर से सब कुछ बड़ा शांत और परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दीमक लग रही है। एकदम सही कहा। इस स्थिति को साइकोलॉजी में सुपरफिशियल पीस यानी सतही शांति कहा जाता है। सुपरफिशियल पीस? दूर से देखने पर लगेगा कि किसी परिवार या किसी ऑफिस की टीम में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। कभी कोई बहस नहीं होती, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, सब हंसते खेलते दिखते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उस डायनामिक के अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि वहां कोई असली ट्रस्ट या स्पष्टता है ही नहीं। लोग सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि हर इंसान ने तो एक मुखौटा पहना हुआ है ना। वही तो, लोग साथ हैं पर सच में कनेक्टेड नहीं है। जब आप अपनी असहमति, अपनी नाराजगी या अपनी असली राय शेयर ही नहीं करेंगे तो सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप असल में हैं कौन। ये तो सच है। आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, ये सब कुछ दबा रह जाता है। और जब लोग एक दूसरे की असलियत ही नहीं जानते तो वो रिश्ता गहरा कैसे हो सकता है? ये तो एक तरह का बहुत बड़ा पैराडॉक्स बन गया। कैसा पैराडॉक्स? मतलब रिश्ते को बचाने के लिए हम सच छुपाते हैं और सच छुपाने की वजह से वो रिश्ता कभी असली बन ही नहीं पाता। एक अदृश्य दीवार हमेशा दोनों के बीच खड़ी रहती है। ये पैराडॉक्स हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब इसी उलझन को सुलझाने के लिए अगर हम दर्शन की तरफ मुड़े, खास तौर पर ओशो के विचारों की तरफ, तो उनका नजरिया इस पूरी स्थिति को एकदम पलट कर रख देता है। ओशो का पर्सपेक्टिव सच में बहुत अलग है ना? अध्ययन के मुताबिक ओशो का बहुत स्पष्ट मानना है कि सच हमेशा आरामदायक या कंफर्टेबल नहीं होता। वो अक्सर कड़वा होता है, लेकिन वो लिबरेटिंग जरूर होता है, यानी वो मुक्त करने वाला होता है। ओशो का पूरा जोर इसी बात पर है कि जब आप सच बोलते हैं तो आप उस अंदरूनी बोझ से मुक्त हो जाते हैं। वो जो फ्रस्ट्रेशन और घुटन की हमने अभी बात की थी, वो एक झटके में खत्म हो जाती है। मुक्ति मिल जाती है उस कॉग्निटिव डिसोनेंस से। उनका दर्शन ये कहता है कि अगर कम्युनिकेशन कॉन्शियस हो, पूरी तरह से जागरूक हो, तो वो इस ऊपरी शांति वाले दिखावटी रिश्ते को तोड़कर एक असली, गहरा और जीवंत रिश्ता बनाता है। जहां लोग एक दूसरे को सच में जान पाते हैं, जहां लोग एक दूसरे को उनकी कमियों और अच्छाइयों दोनों के साथ स्वीकार करते हैं। पर यहां मैं थोड़ी सी असहमति जताना चाहूंगा, या कहें कि इस विचार को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगा। ऐसा क्यों? देखिए, ओशो का ये दर्शन सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, किताबों में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसे ग्राउंड रियलिटी पर लाएं और एक टिपिकल जॉइंट फैमिली ले लीजिए या एक आम ऑफिस सेटअप, वहां लागू करना मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल। अगर वहां कोई इंसान अचानक से लिबरेट होने के लिए सबके मुंह पर सच बोलने लगे तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। हार्मोनी तो टूटेगी ही, हो सकता है इंसान परिवार से ही कट जाए। तो क्या ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी अव्यवहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल नहीं लगती? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और सच कहूं तो दिलचस्प बात यही है
कि यहाँ पर ओशो के दर्शन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। अच्छा, कैसी गलतफहमी? लोगों को लगता है कि ऑनेस्टी का मतलब है ब्रूटल ऑनेस्टी, मतलब बिल्कुल बेबाक होकर बिना किसी की परवाह किए कठोर लहजे में अपनी बात कह देना। हाँ, वही तो खतरनाक लगता है। लेकिन ओशोस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुख्य शब्द है अवेयरनेस और कंपैशन, यानी जागरूकता और करुणा। वो सिर्फ सच बोलने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सच किस चेतना के साथ बोला जा रहा है। ओह, तो मतलब सच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना है किसी को नीचा दिखाने के लिए। एकदम सही। ऑनेस्ट होने का मतलब असंवेदनशील होना बिल्कुल नहीं है। ये एक इल्यूजन है कि ईमानदारी हमेशा हार्श होती है। ये पॉइंट सच में काफी एनलाइटनिंग है। एक तरह का आहा मोमेंट है मेरी नजर में। है ना? आप सच को पूरी संवेदनशीलता और दया भाव के साथ सामने वाले के सम्मान को बिना ठेस पहुंचाए भी रख सकते हैं। समस्या कभी भी सच में नहीं होती। समस्या हमेशा हमारे बात कहने के तरीके और हमारी नियत में होती है। तो जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हमारे सच में गुस्सा होता है। हाँ, एक ताना होता है जो सामने वाले को तुरंत डिफेंसिव कर देता है। फिर वो सच सुनते ही नहीं है, बस अपने आप को बचाते हैं। लेकिन अगर आप उसी सच को अवेयरनेस और प्यार के साथ बोलें तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे विनम्रता या पोलाइटनेस समझ रहे थे, शुरू से वो असल में एक तरह की इमोशनल चोरी है। हम सच्चाई चुरा रहे हैं। कहीं ना कहीं हाँ, हम उन्हें असलियत से वंचित रख रहे हैं। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। यानी अगर मुझे किसी की बात से दिक्कत है तो मैं चुप रहकर अंदर ही अंदर कुदकने के बजाय या फिर अचानक से गुस्से में भड़कने के बजाय एक तीसरा रास्ता चुन सकता हूँ। बिल्कुल। मैं सामने वाले को ये जताते हुए अपनी बात रख सकता हूँ कि मुझे इस रिश्ते की सच में परवाह है और इसीलिए मैं ये सच शेयर कर रहा हूँ। और यही वो बैलेंस है, वो हेल्दी कम्युनिकेशन है जिसकी बात सोशल साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों करते हैं। आपको ऑनेस्टी और हार्मनी के बीच किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। दोनों साथ चल सकते हैं। हाँ, ये कोई जीरो सम गेम नहीं है जहां एक को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़े। आप पूरे सम्मान के साथ अपनी सच्चाई व्यक्त कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको अपने शब्दों और अपनी भावनाओं के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये आज की इस गहरी चर्चा का एक बहुत बड़ा टेकअवे है। असली रिश्ते वही होते हैं जहां आप सिर्फ पोलाइट होने का नाटक ना कर रहे हो, बल्कि कहां आप सच में ऑथेंटिक हो सकें। सही बात है। क्योंकि जिस रिश्ते में लोग अपनी असली बात ही नहीं रख सकते, वो रिश्ता असल में उनका है ही नहीं। वो तो उस मुखौटे का रिश्ता है जो उन्होंने एक दूसरे के सामने पहन रखा है। और इस बात की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है आज के समय में। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो हम कितनी ही गलतफहमी और मानसिक तनाव से बच सकते हैं। हर जगह इसकी जरूरत है। चाहे वो ऑफिस की मीटिंग्स हों जहां लोग अपने सीनियर के किसी गलत फैसले पे चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी जाने का डर होता है, या फिर परिवार के वो पुराने मुद्दे जिन पर सालों से मिट्टी डाली जा रही है बस हार्मनी बनाए रखने के लिए। अगर थोड़ी सी जागरूकता और कंपैशन के साथ उन मुद्दों पर बात की जाए तो शायद शुरुआत में थोड़ी असुविधा जरूर होगी। हाँ, शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा, लेकिन लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में वो रिश्ते और वो माहौल बहुत ज्यादा मजबूत और जेन्युइन हो जाएंगे। और वहां ट्रस्ट वापस आ जाएगा, जो कि सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। हमने हमारी संस्कृति में हार्मनी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच को दफनाकर जो हार्मनी बनती है वो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। बहुत सही तरीके से समराइज किया आपने। आज के इस अध्ययन और विश्लेषण से जो सबसे साफ बात सामने आई है वो यही है कि सच्ची हार्मनी और सच्चा तालमेल ईमानदारी और अवेयरनेस के मेल से ही बन सकता है। उसके बिना कोई असल कनेक्शन हो ही नहीं सकता। अब आज की इस गहरी चर्चा को हम समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले स्रोतों के इस विश्लेषण को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल अटक कर रह गया और मैं चाहूंगा कि सुनने वाले सभी लोग इस पर अपने स्तर पर जरूर विचार करें। वो आखिरी सोच क्या है? सवाल यह है कि अगर हम लगातार किसी को बुरा न लगने देने के चक्कर में बार बार अपने सच को बदलते रहते हैं, उसको शुगर कोट करते रहते हैं, तो क्या हम वाकई उस रिश्ते को बचा रहे हैं या फिर हम उस सामने वाले की सच को बर्दाश्त करने की जो भावनात्मक शक्ति है, उनकी जो इमोशनल रेजिलियंस है, उसका अपमान कर रहे हैं? ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बात है। क्या ये मान लेना सही है कि वो हमारा सच सुन ही नहीं सकते? क्या किसी भी इंसान को उसकी जिंदगी से जुड़ी असलियत जानने का, उसका सामना करने का पूरा हक नहीं है? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर खुद ढूंढना होगा। और इसी सटीक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय की गहराइयों पर अपने दिमाग में विचार करते रहिए। हमारी आज की इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए शुक्रिया।